हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं न्यू बैच चल रहा है हमारा, जिसमें हम आपको साइंस और मैथ्स के दोबारा सब कुछ पढ़ा रहे हैं चैप्टर्स को। तो ऑलरेडी सब कुछ पहले से ही पढ़ा के रखा है, व्हाइट बोर्ड के सारे वीडियोस आज भी प्रेजेंट है। तो अगर आपको अभी भी कोई चैप्टर आगे का पढ़ना है, मीडियम लेवल का पढ़ना है, बीच का पढ़ना है, कहीं का भी पढ़ना है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपको पता होना चाहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म जे आर ट्यूटोरियल्स के ऊपर सारे के सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल। ठीक है, तो उसको भी देखो, पढ़ाई करते रहो, आगे का तैयारी करते रहो। साथ साथ में जो न्यू वीडियोस आ रहे हैं उसको भी जरूर से देखना और प्यार देना, क्योंकि जो मुहिम हमने शुरू की है दोस्तों पिछले 3-4 साल से, ये सही हाथों तक पहुंचना चाहिए, ताकि हर बच्चा जो भी फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता किसी ऑफलाइन क्लासेस को, या फिर कहीं पे अच्छी जगह पे नहीं जा पा रहा है ड्यू टू सम प्रॉब्लम, तो वो घर बैठे बैठे एक मामूली सा फोन में इंटरनेट के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल से बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकता है और अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करके आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छे पोजीशन पे जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बाकी बातें हम करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं चैप्टर की। एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ आज 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 7, मोशंस, फोर्स एंड वर्क। जी हाँ, ये जो चैप्टर है मोशन, फोर्स एंड वर्क, इसमें हम लोग 3 चीज पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले बच्चा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मोशन का मतलब क्या होता है, ये मोशन का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे फोर्स का मतलब क्या होता है और वर्क का मतलब क्या होता है। तीनों चीज पढ़ेंगे। अब ये जो चैप्टर है काफी बेसिक चैप्टर है, तो हम एक ही वीडियो के अंदर आज का ही लेक्चर नंबर 1 के अंदर ही ये पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ढूंढना मत जाके कि सर इसका लेक्चर नंबर 2 किधर है नए वाले बैच में। भले ही पुराने बैच में हमने 2 लेक्चर लगाए होंगे इसको वीडियो को बनाने में, लेकिन जो ये न्यू वीडियो बन रहा है इसमें हम आज के ही इस वीडियो के अंदर जो भी होगा 15-20 मिनट के अंदर इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। काफी छोटा सा चैप्टर है और इसका पूरा एडवांस लेवल जब आप 8 और 9 स्टैंडर्ड में जाओगे तो एक और चैप्टर आपको पढ़ना है, लॉ ऑफ मोशन। 9 स्टैंडर्ड का साइंस का ही पहला चैप्टर है, इसका पूरा एडवांस लेवल है। तो अगर आप आज इसको अच्छे से समझ लोगे तो आने वाले दिनों में जब आप नेक्स्ट ईयर जाओगे तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा ये सब टॉपिक। ठीक है, तो शुरुआत करें। तो व्हाट डू यू मीन बाय मोशन, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जो कि होता है मोशन, मोशन का मतलब क्या होता है। देखो, कोई भी चीज मोशन में कब होती है, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट करना। मूवमेंट करना मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, ये मैंने हाथ पे रख दिया, अब ये हाथ पे रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, कितना भी आप देखते जाओ, इसको देखते जाओ, मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा 24 घंटा, 1 दिन 2 दिन जो भी होगा, मैं अगर ऐसे लेके खड़ा रहूंगा तो ये मार्कर अपनी प्लेस से हिलने वाला नहीं, ये अपने पोजीशन पे वैसे का वैसे टिका रहेगा। और अगर ऐसा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन पे ऐसे टिका हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग रेस्ट पोजीशन। रेस्ट मतलब आइडल पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन, रुका हुआ पोजीशन। लेकिन अगर किसी भी माध्यम से अगर ये मार्कर जो है ये अपने प्लेस से हिल जाए, देखो अभी मैंने थोड़ा सा इसको मोशन दे दिया, मतलब क्या किया मैंने, थोड़ा सा हिला दिया, तो जब ये हिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक मूवमेंट में आ गया, एंड दैट मूवमेंट इज नथिंग बट द मोशन। तो हम सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलेंगे कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका पोजीशन अगर चेंज होता है और किसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है, विथ इट सराउंडिंग, यानी कि ये मार्कर किसके रिस्पेक्ट में है, इस हाथ के, ये जो सरफेस है मेरा हाथ उसके ऊपर है। तो अगर मान लो कि ये हाथ जो है, हाथ के रिस्पेक्ट में ये मार्कर हिल रहा है, मतलब क्या हुआ, ये हाथ तो वैसी का वैसे ही, यानी सरफेस वैसी का वैसी, लेकिन ऊपर का जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। तो अगर ऐसा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू इट सराउंडिंग, देन it is called as motion, then the object is said to be in the motion। यानी एग्जांपल बेस्ट है, रोड पे गाड़ी चलाते हो आप लोग, साइकिल चलाते होंगे अभी तो फिलहाल में, या फिर स्कूटी चलाते होंगे, तो रोड अपनी जगह पे होता है, लेकिन जैसे आपने स्कूटी को चालू किया, एक्सेलेटर दिया, तो स्कूटी आगे की तरफ भागती है, मतलब रोड वैसी का वैसे ही है, सरफेस वैसी का वैसे ही है, मतलब सराउंडिंग वैसी का वैसे ही है, लेकिन उसका जो ऊपर ऑब्जेक्ट था वो अपना पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ये चीज आपको याद रखना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो मोशन में है। ठीक है, क्लियर है। तो डेफिनेशन कभी कभार पूछ लेता है कि डिफाइन मोशन वगैरह ऐसा, तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब मोशन तो समझ में आ गया, लेकिन इसके अंदर और 2 से 3 कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। अब मोशन जब भी होता है तो अपना ऑब्जेक्ट जो है वो पोजीशन तो चेंज कर रहा है, तो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह जो जा रहा है यानी कहीं ना कहीं कुछ वो जगह को कवर कर रहा होगा, कुछ दूरी को कवर कर रहा होगा, एंड दैट दूरी, हिंदी में जो दूरी बोलते हैं, कितना दूर गया, वो दूरी को इंग्लिश में बोला जाता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है डिस्टेंस। और एक और टर्म है उसके जैसा जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और ये दोनों का मतलब ही दूरी होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है इसको भी हम सिखाएंगे आप लोग को। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले बात करेंगे डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब एक्चुअल में जो रास्ता
है, एक्चुअल रास्ता है, एक्चुअल पाथ है, और कोई ऑब्जेक्ट वो उसको ट्रैवल करता है, दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस। एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोग को। लेट्स सपोज कि ये मेरा घर है, ठीक है, राहुल मेरा नाम आप जानते ही हो, तो समझ लो ये मेरा घर है, ठीक है, और यहां पे एक और लड़का रहता है, लेट्स सपोज साहिल नाम का, ठीक है, और ये उसका घर है, ठीक है, और यहां पे है जो हम दोनों का स्कूल, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं, यहां पे क्या है, हम लोग का स्कूल है जहां पे हम लोग पढ़ते हैं, और इसका रास्ता इस प्रकार से कनेक्ट किया हुआ है, लेट्स सपोज, ठीक है, ये रास्ता जो है कनेक्ट किया हुआ है इस प्रकार से। समझ जाओ, थोड़ा रफली बना रहा हूं, बस समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कोई ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट मुझे आना नहीं है कि मैं एकदम सुंदर सा डायग्राम बनाऊं, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन के लिए बना रहा हूं, तो समझ के लो। तो लेट सपोज, कहने का मतलब क्या है मेरा बच्चा, ध्यान से सुनना इस चीज को, कि मान लो कि मैं राहुल हूं, ठीक है, अब मुझे क्या करना है बच्चा, इस पर्टिकुलर जगह से निकल के मुझे जाना है स्कूल। ये मेरा क्या है, स्कूल है, ये मेरा स्कूल है, ठीक है। तो राहुल क्या करेगा, यहां से निकलेगा और यहां से स्कूल चला जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहां से निकला और यहां से वो स्कूल चला गया, तो यहां पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, लेट्स सपोज 10 किलोमीटर का था, उसका रास्ता 10 किलोमीटर में पहुंच गया। तो जो भी रास्ता एक्चुअल में होता है जाने के लिए उस पर्टिकुलर जगह पे, तो वो होता है आपका डिस्टेंस। लेट्स सपोज मैं यहां पे रहता हूं या फिर आप कहीं पे भी रहते होंगे, आपके घर से रेलवे स्टेशन कितना दूर है, मान लो 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर क्या हो गया, द डिस्टेंस हो गया। 3 किलोमीटर आप क्या करोगे, रोड से जाओगे, तो रोड से जाओगे, वहां से जाओगे, फिर वहां पहुंचोगे। कहीं पे भी अगर आप देखोगे, आप कहीं हाईवे वगैरह पे आपने कभी फैमिली के साथ ट्रिप गए होंगे, कभी अभी घूमने गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो रोड्स होते हैं, हाईवे वगैरह होते हैं, उसके ऊपर बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं बीच बीच में ग्रीन कलर के, और उस पर लिखा रहता है कि ये वाला शहर आने वाला है। जैसे मान लो कि आप शिरडी जा रहे हो, तो शिरडी लिखा है शिरडी 40 किलोमीटर्स, ठीक है, शिंगणापुर जा रहे हो 55 किलोमीटर्स, लेट्स सपोज नासिक जा रहे हो, नासिक 70 किलोमीटर, पुणे जा रहे हो, पुणे इतना किलोमीटर, सोलापुर, कोल्हापुर, जो भी आप जहां पे भी रहते हो, तो वो डिस्टेंस लिखा रहता है। तो वो डिस्टेंस एक्चुअल में किसका होता है, वो रोड का डिस्टेंस होता है। तो वो रोड क्या है, एक्चुअल पाथ है, कोई एक रास्ता है। तो द डिस्टेंस ऑफ एक्चुअल पाथ, हम लोग क्या बोलेंगे, जो लेंथ रहेगा, जो लंबाई रहेगी, जो दूरी रहेगी एक्चुअल पाथ की, जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहां पे क्या हो गया कि जो डिस्टेंस है मेरा वो क्या हो गया, 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है, समझ में आया, ओके। अब एक और चीज होता है डिस्प्लेसमेंट, इसको समझो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। तो मान लो कि अगर अगर जो ये है, मतलब अभी एक और चीज मैं बता देता हूं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक चीज समझाता हूं, यहां पे तो मैं मिटा देता हूं, ध्यान से सुना, थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चा, मेरे को टाइम दो थोड़ा सा, 1 सेकंड रुक जाओ बस, मैं आपको समझा देता हूं चीजें जो मैं आपको बता रहा था। चलो अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या बोल रहा हूं, वो डिस्टेंस वाली बात भूल जाओ, डिस्टेंस तो आपको समझ में गया, जो एक्चुअल रास्ता है वो डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट वो होता है जो होता है मिनिमम डिस्टेंस, दैट इज शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, और वी कैन से द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फिनिशिंग पॉइंट। मतलब इन शॉर्ट बोलूं तो शॉर्टकट। कभी ऐसा होता है कि अगर आपको स्टेशन जाना है तो एक बीच में से एक रास्ता होता है, गली गली के बीच में से, दैट इज शॉर्टकट। लेकिन हम रोड से जाएंगे तो हम लोग को आधा घंटा लग जाएगा जाने में, लेकिन अगर वो शॉर्टकट से जाएंगे तो हम लोग को 15 मिनट ही लगेगा। तो वो जो शॉर्टकट वाला रास्ता होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे भी अगर मैं बात करूं, जैसे कि राहुल है, अब राहुल और जो साहिल है, इन दोनों को साथ में स्कूल जाना है, तो राहुल क्या करेगा, यहां से निकलेगा, साहिल के पास जाएगा, और साहिल के पास जाके फिर ये लोग यहां से जाएंगे। तो मान लो यहां से यहां उसको 8 किलोमीटर लगा, यहां से यहां 12 किलोमीटर लगा, तो कुल मिला के उसका जो डिस्टेंस था स्कूल पहुंचने के लिए राहुल और साहिल को 8 + 12 था, जो कि हो जाएगा 20 किलोमीटर। ये क्या था, उसके लिए डिस्टेंस था, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, राहुल और साहिल दोनों की बात कर रहा हूं। अकेला राहुल होता तो चले जाता, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे क्या हो रहा है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं कि जैसे यहां पे इसका डिस्टेंस सिर्फ 10 किलोमीटर था, ठीक है, 10 किलोमीटर था, तो मान लो कि ये साहिल जो है यहां से निकल के राहुल के पास गया, और राहुल के पास से जाके इधर से गया, तो ये 8 + 10 होता है दोस्तों 18 किलोमीटर। यानी कहीं ना कहीं अगर वो इस डायरेक्शन से जाएगा तो जल्दी पहुंचेगा एज कंपेयर टू इस डायरेक्शन से। तो कहने का मतलब ये है, ये भले ही रिप्रेजेंटेशन थोड़ा मैंने ऊपर नीचे करके दिया आपको बस समझाने के लिए, लेकिन माइंड में एक चीज समझ के लो, जो रास्ता जल्दी आपको पहुंचाएगा, यानी कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फिनिशिंग पॉइंट है, तो एक रास्ता हो सकता है ऐसा हो और एक रास्ता हो सीधा हो। तो आप सीधा जाओगे तो शायद जल्दी पहुंच जाओगे, ऐसा जाओगे तो घूम के जाओगे। तो जो रास्ता आपको जल्दी पहुंचाता है दैट इज द शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। लेकिन वो पॉसिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नदी नाले आगे बीच में कूद के जा रहे हो, वैसा नहीं।
शॉर्टेस्ट पॉसिबल, लेकिन पॉसिबल होना चाहिए वो डिस्टेंस, एंड दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट, यानी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फिनिशिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वी कैन से दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिक फर्क पता चला, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल रास्ता, एक्चुअल लेंथ, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टकट रास्ता, बस इतना याद रखो। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? स्पीड। अब देखो हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है स्पीड और वेलोसिटी। अब ये होता क्या है, समझो इसको। स्पीड का मतलब होता है कितनी तेजी से गाड़ी चल रही है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे बहुत तेज चल रही है, बहुत स्पीड से चल रही है गाड़ी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत स्पीड से गाड़ी चल रही है। तो स्पीड इज नथिंग बट द तेजी। वैसे ही होता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मतलब भी होता है तेजी, यानी कितनी वेलोसिटी से गाड़ी चल रही है। लेकिन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। क्या फर्क है यहां पे बताता हूं, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9-10 तक पूरा काम आने वाला है ये सब चीजें। ठीक है, समझ के ले लो। स्पीड का मतलब क्या होता है, द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्या बोल रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मतलब कितना डिस्टेंस को कवर किया, कितने टाइम में किया। लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे कि मुझे स्कूल जाना है, मेरे वो स्कूल जाने के लिए मेरे को 10 किलोमीटर लगता है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, और मुझे टाइम लगता है मान लो 1 घंटा। 1 घंटा लगता है 10 किलोमीटर जाने के लिए, तो मेरा स्पीड क्या हो जाएगा, 10/1 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस टाइम, टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा स्पीड मिल जाएगा। तो स्पीड इज नथिंग बट व्हाट, फॉर्मूला याद रखोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या याद करोगे बताओ, क्या याद करोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी अगर आपको कोई भी चीज का स्पीड निकालना है तो कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगेगा कवर करने में, डिवाइड कर दो, वैल्यू जो आएगा वो होगा आपका स्पीड। यानी एग्जांपल के तौर पे आपको जाना है 50 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर जाना है, और मान लो 50 किलोमीटर दूर जाने के लिए आपको लगते हैं 2 घंटे। ठीक है, बाइक से जाने में 2 घंटे लगते हैं, तो 50 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, टाइम 2 घंटा, 50 डिवाइड बाई 2 होता है 25, यानी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप वहां पे पहुंचोगे। समझ में आया? तो इस प्रकार से चीजें होती है। तो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। तो क्या हो जाएगा स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड को एस लिख सकते हो, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, याद रखना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसका यूनिट होता है, हमेशा याद रखना कि हम डिस्टेंस को किलोमीटर में मापते हैं, बड़ा डिस्टेंस को किलोमीटर में, और टाइम को आवर में मापते हैं। तो इसके लिए हमारा जो यूनिट होता है वो होता है किलोमीटर पर आवर। हम लोग बोलते हैं ना कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, हम लोग बोलते हैं ना ऐसा, तो कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, उसका यूनिट हो जाएगा। लेकिन एक मान्यता वाला यूनिट जो होता है, जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है, जिसको बोलते हैं एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इंटरनेशनल सिस्टम या फिर स्टैंडर्ड यूनिट जो हम लोग बोलते हैं वो होता है मीटर पर सेकंड, याद रखना। ठीक है, डिस्टेंस को हम मीटर में मापते हैं और टाइम को सेकंड में मापते हैं, तो मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट। तो कोई आपको पूछेगा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट, यानी इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट क्या है स्पीड का, तो वो आप बोलोगे मीटर पर सेकंड है। याद रहेगा, बहुत ईजी है। वैसे अगला जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी। स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी में फर्क क्या है, बस वेलोसिटी में फर्क ये है, ये भी है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहां पे जो डिस्टेंस है वो क्या है आपके लिए, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, यानी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फिनिशिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहां पे बस फर्क यही रहेगा कि द डिस्प्लेसमेंट दैट अकर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि अगर आपको किसी चीज का वेलोसिटी निकालनी है तो कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया उसको टाइम से डिवाइड कर दो, तो वो हो जाएगा आपका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया जाता है। हाँ, ये चीज मत लिखना, कभी कभी क्या होता है ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये एस, स्पीड को हम लोग SPEED स्पीड ही लिखेंगे, वही बेटर रहेगा। ठीक है, स्पीड को आप वैसे ही लिखो, स्पीड को आप वैसे ही लिखो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया जाता है, याद रखना। आगे 9th में जाओगे तो आपको ये काम आएगा। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया जाता है, टाइम को टी स्मॉल लेटर से, और वेलोसिटी को वी से। तो वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी, यानी वी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसका भी यूनिट वही रहेगा, नॉर्मल में किलोमीटर पर आवर, और एसआई यूनिट की बात करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड रहेगा। मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया और सेकंड हो गया। अब एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कि मेरे पास एक ग्राउंड है, प्लेग्राउंड सबके पास होता है, यहां से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये भागना शुरू किया, एक इंसान ने भागना शुरू किया, भाग रहा है, भाग के वापस यहां तक पहुंच गया। अब बताओ मुझे इसका डिस्टेंस क्या हुआ। तो अगर कोई इंसान यहां से भागना शुरू कर रहा है, भाग के वापस से कवर किया, तो जितना इस सर्कल का सरकमफेरेंस रहेगा, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, तो वो रहेगा उसका डिस्टेंस, बराबर। लेकिन अगर आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर, तो अगर आप एक ग्राउंड में भागना शुरू करते हो एक जगह से और घूम के वापस से वही जगह पे आ जाते हो, तो डिस्टेंस तो क्या रहेगा कि जितना आपने कवर किया, और कितना कवर किया होगा, जो पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस है, जो कि 2πr होगा, 2 × π × द रेडियस ऑफ द ग्राउंड। लेकिन अगर
और आपको डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आपने जहां से शुरू किया यानी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू किया वहीं खत्म किया आके, तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या बोलता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फिनिशिंग पॉइंट। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, फिनिशिंग पॉइंट भी यही है ना भाई, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा, कौन बताएगा आंसर? 0। कभी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट में भाग के आ जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 रहेगा, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट जहां से आए वहीं पहुंच गए वापस से, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेते हैं, ये थोड़े हायर स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने बताया, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि क्या होता है मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है दोस्तों एवरेज वेलोसिटी। अब ये एवरेज वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी तो आपको समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज द वेलोसिटी। लेकिन एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि क्या होता है, कभी कभी हम बहुत सारे ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे हमारा स्पीड या फिर वेलोसिटी सेम नहीं होता। अगर मान लो कि यहां से मैं कार चलाना शुरू करता हूं, ये मेरा कार है, ठीक है, ये मेरा कार है, मैंने कार चलाना शुरू किया, दिख रहा है कार जैसा। अब ये कार यहां से शुरू किया ए पॉइंट से, तो यहां से लेके यहां तक गया मान लो, ठीक है, यहां से लेके यहां तक गया, यहां से लेके यहां तक गया, यहां से लेके यहां तक गया, तो हो सकता है यहां से यहां जाने में जो मुझे लगा 10 किलोमीटर, यहां से यहां जाने में अगेन 10 किलोमीटर, और यहां से यहां जाने में मुझे लगा 20 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मुझे लग रहा है 1 घंटा, यहां पे भी लग रहा है 1 घंटा, और यहां पे मुझे लग रहा है 2 घंटा। तो अगर मुझे कोई पूछेगा कि ये जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है आप देख पा रहे हो ए बी सी ए डी, यहां पे हर जगह पे जो स्पीड होगा वो अलग अलग भी हो सकता है यहां पे समझ लो मेरे को 2 घंटा लगा, चलो यहां पे मैं 2 घंटा बात करता हूं, और यहां पे मुझे लग रहा है यहां पे लेता हूं मैं 4 घंटा, चलो यहां पे 4 घंटा ले लेता हूं, 4 घंटा लग रहा है। तो अगर मैं देखूंगा तो ए से लेके बी तक पहुंचने के लिए मेरे पास डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो भी बोलो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इस केस में तो सेम ही होगा, अपॉन टाइम। तो इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 10 किलोमीटर पर सेकंड इस केस में। फर्स्ट वाले केस में ए पॉइंट पे क्या हो गया? ए पॉइंट पे मेरा ये आ गया 10 किलोमीटर पर सेकंड। बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? जब वो बी पे पहुंचा तो बी से सी जाने के लिए उसको कितना लग रहा है? बी से सी जाने के लिए उसको 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर कितने टाइम में? 2 घंटे में, यानी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे ए से लेके बी तक जाने के लिए, ए से लेके बी तक जाने के लिए उसका स्पीड था, मतलब वेलोसिटी था 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था। वही अगर बी से सी गया तो बी से सी जाने के लिए उसको 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना पड़ा, और वही सी से डी जा रहा है तो सी से डी जाने के लिए उसको डिस्टेंस लग रहा है 20 अपॉन 4 यानी 5, यहां पे भी 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे अगर आप देख रहे हो तो हर जगह जो वेलोसिटी है वो अलग अलग हो सकती है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो आप क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट को लेके अपॉन टोटल टाइम कर दोगे, तो वो आपका बन जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो क्या बोलेगा कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय द टोटल टाइम। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? क्योंकि यहां पे तो बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट दे दिया, बहुत सारे डिस्टेंस दे दिया, बहुत सारे टाइम दे दिया, तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए एवरेज वेलोसिटी निकाल दो। तो एवरेज क्या होगा? यानी ए से लेके पूरा डी जाने के लिए आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? पूरा डिस्टेंस कितना है? 10, 10 और 20, टोटल 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 घंटा लग रहा है, ठीक है, 7 घंटा लग रहा है बराबर। तो अब इसको डिवाइड कर दोगे तो 7 5 35 और 7 7 49, मतलब लगभग इतना के आसपास 57.1 समथिंग किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये क्या आ गया? उसका एवरेज वेलोसिटी आ गया, ठीक है। ये कैलकुलेशन अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको आएगा। तो इससे क्या पता चला कि अगर आपको कोई एवरेज वेलोसिटी पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो इसको ही बोलते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी। एक और टर्म है इसके अंदर जो कि होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस मतलब एक एक पॉइंट पे, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? पॉइंट। तो हम लोग क्या बोलेंगे? द वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ ए टाइम, एक एक टाइम के हिसाब से जो भी वेलोसिटी निकालना है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। जैसे ए से बी का निकाला तो ये आया, बी से सी का निकाला ये आया, सी से डी का निकाला तो ये आया। तो अलग अलग पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है उसको ही बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज वेलोसिटी और वी कैन से द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक और टॉपिक से इसको फटाफट देख लेते हैं, ये चैप्टर हमारा बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। अब ये बहुत ही मस्त टॉपिक है, 9th में इसका बहुत सारा स्कोप है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन ये एक ऐसा वर्ड है जो कहीं ना कहीं एक वर्ड से मिलता है जो आपके स्कूटी में या फिर बाइक में होता है या फिर आपके कार में भी होता है, जो कि होता है एक्सेलरेटर। पता है आपको एक्सेलरेटर क्या होता है? राइट हैंड साइड पे अगर आपने स्कूटी चलाया होगा या बाइक चलाया होगा तो राइट की तरफ आप देखोगे तो एक ऐसा चीज होता है जिसको आप करते हो, दैट इज नथिंग बट व्हाट? एक्सेलरेटर। एंड एक्सेलरेटर का काम क्या होता है? एक्सेलरेटर का काम होता है स्पीड को बढ़ाना या फिर नॉर्मल करना, कम करना।
तो अगर हम इस डायरेक्शन में लेते हैं तो स्पीड बढ़ता है, और अगर हम उसको उल्टा कर देंगे, नॉर्मल कर देंगे, तो स्पीड कम भी हो जाती है। वैसे ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन फिर भी स्पीड जो है वो रिड्यूस होती है। ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन का मतलब क्या बोल सकते हैं कि स्पीड बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, ये बोल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या बोलता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट मतलब टाइम के हिसाब से कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी कितना बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी टाइम के हिसाब से वेलोसिटी कितना कम ज्यादा हो रहा है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब पहले कितना था, बाद में कितना, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बाद में फाइनल में वेलोसिटी कितना था, लास्ट में वेलोसिटी कितना था, माइनस कर दो जो सबसे पहले वेलोसिटी था, अपॉन टाइम कर दो, आ जाएगा आंसर। तो एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है, फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल लेटर यू से डिनोट किया जाता है, और टाइम को टी से। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सेलरेशन। अगर आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, अगर आपको टाइम पता है, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो आप एक्सेलरेशन को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे 9वीं 10वीं में, तो आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स मतलब वर्ड प्रॉब्लम आते हैं जिसमें आपको वैल्यू दिया रहेगा और आपको सॉल्व करना रहेगा, मतलब साइंस के अंदर भी मैथ सॉल्व करना रहेगा, ऐसी चीजें आपको आ जाएगी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, और ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर ऊपर क्या है? वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम है, तो मीटर पर सेकंड और एक और सेकंड, तो सेकंड सेकंड मिलकर सेकंड स्क्वायर, इसके लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट है टॉपिक पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। दिस इज द एक्स्ट्रा टॉपिक जो मैं आपको करा रहा हूं, ये आपको 9th स्टैंडर्ड में भी काम आएगा, ठीक है, तो आप 7th में हो। तो एक्सेलरेशन ये तो समझ में आ गया कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन भी 3 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव मतलब क्या कि अगर वेलोसिटी आप बढ़ा रहे हो, यानी स्पीड को आप बढ़ा रहे हो, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आप आगे बढ़ोगे, गाड़ी आगे बढ़ेगी आपकी, तो मतलब क्या हो गया, आपका जो एक्सेलरेशन हो गया वो हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वही अगर आपका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि स्पीड कम हो रही है, तो स्पीड कम हो रही है मतलब क्या हो रहा है, गाड़ी रुकेगी धीरे धीरे करके, स्पीड कम हो रही है ना, उल्टे डायरेक्शन में जा रही है, मतलब गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, लेकिन स्पीड जो है वो उल्टे डायरेक्शन में जा रही है। पहले स्पीड आगे बढ़ रहा था, अब स्पीड उल्टा घूम रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो हो गया नेगेटिव स्पीड यानी नेगेटिव वेलोसिटी, और वी कैन से नेगेटिव एक्सेलरेशन। और एक होता है जीरो, ना पॉजिटिव हो रहा है ना नेगेटिव हो रहा है, ना एक्सेलरेट हो रहा है आगे की तरफ, ना बैकवर्ड हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है, मतलब जीरो एक्सेलरेशन है। समझ में आ गया? तो ये 3 चीज आपको याद रखना है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। ये 3 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं जो कि आपको आगे जाके बहुत सारा काम आने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स एंड एक्सेलरेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब फोर्स क्या होता है ये आपने समझ लिया होगा, सॉरी एक्सेलरेशन समझ लिया होगा, लेकिन फोर्स क्या है? अब फोर्स मतलब क्या होता है? दबाव कोई भी चीज के ऊपर। जैसे मान लो कि ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर मैंने मार्कर रखा, जैसे मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, मोशन, तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, मतलब हिलेगा, अपना पोजीशन चेंज करेगा, तभी ये मोशन में आएगा। लेकिन ये मोशन होने के लिए उसको कुछ तो एक ताकत चाहिए ना, तो वो ताकत क्या है? फोर्स। अगर दुनिया में कोई भी फोर्स नहीं होगा तो कोई भी चीज हिलेगा ही नहीं। जैसे मान लो कि ये मेरा मार्कर है, देखो फूंक मारा यानी फोर्स अप्लाई किया, हाथ से टच किया यानी फोर्स अप्लाई किया। दुनिया में कहीं भी हवा हो, कोई भी चीज हो, हर जगह फोर्स है। तो कोई एक ताकत है दुनिया में, वो फोर्स होता है, और वही फोर्स के वजह से एक्सेलरेशन होता है। तो जो साइंटिस्ट थे जिसका नाम था आइजैक न्यूटन, न्यूटन बाबा बोलते हैं इसको, बहुत फेमस साइंटिस्ट है। तो जो साइंटिस्ट थे न्यूटन बाबा, उसने सबसे पहले ना स्टडी किया था, यार दिमाग इनका उल्टा था, उल्टा मतलब हमारे उनके हिसाब से तो अच्छा था, हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ाना पड़ रहा है, इसके लिए उल्टा था, ठीक है। तो न्यूटन बाबा बहुत दिमाग वाले व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि यार ये जो फोर्स है ना, ये एक्सेलरेशन है ना कुछ इसका गड़बड़ है, कि यार कभी ताकत लग रही है तो एक्सेलरेशन हो रहा है। फोर्स एंड एक्सेलरेशन का इन्होंने स्टडी किया। तो ये ऐसे व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्टडी किया था फोर्स को और उसके रिजल्टिंग एक्सेलरेशन को। तो उसी के हिसाब से न्यूटन ने अपने अपने लॉज बनाए। तो न्यूटन के वैसे 3 लॉ है, बहुत सारे लॉ है, लेकिन उसमें हम लोग को एक ही पढ़ना है। जब आप 9th में जाओगे तो बाकी के और 2 लॉ पढ़ोगे, 3 लॉ टोटल पढ़ोगे, लेकिन अभी 7th स्टैंडर्ड के हिसाब से सिर्फ आपको एक लॉ पढ़ना है, जिसका नाम है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है, इट स्टेट्स दैट इफ नो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज। बहुत सिंपल सा वर्ड बोला है उन्होंने। क्या बोल रहा है? इफ नो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, यानी कोई भी बॉडी के ऊपर, ये बॉडी है मेरा, कोई भी बॉडी के ऊपर अगर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो इसका वेलोसिटी डज नॉट चेंज, यानी इसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्या? नहीं होगी। देखो जैसे मैंने बोला कि अगर मैं
2 साल 5 साल 10 साल ऐसे लेके खड़ा रह जाऊंगा तो भी ये वैसी का वैसे ही रहेगा, ये मार्कर हिलेगा नहीं अपनी जगह से। क्यों? क्योंकि मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया। लेकिन जैसे मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया तो इसकी स्पीड बदल गई, यानी वेलोसिटी बदल गई, पोजीशन चेंज हो गया। तो कहने का मतलब ये है, न्यूटन बाबा ने क्या बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा तो उसके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगा। लेकिन अगर फोर्स नहीं लगेगा, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी एक्सेलरेट भी नहीं करेगा। सिंपल वर्ड में क्या बोलेगा? सिंपल वर्ड्स में हम लोग बोल सकते हैं कि इफ ए बॉडी स्टेशनरी, यानी कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी रुका हुआ है तो वो जिंदगी भर रुका रहेगा अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। और कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मूविंग कंडीशन में है, तो जिंदगी भर वो मूव ही करता रहेगा अनलेस एंड अनटिल कोई आके उसको रोक ना दे, यानी कोई फोर्स ना लगा दे। तो कहने का मतलब जैसे हमारी पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, तो पृथ्वी गोल गोल घूम रही है तो एक फोर्स लग रही है तभी वो घूम रही है, 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 घूम रही है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा, जैसे हमारे हिस्ट्री माइथोलॉजी जो भी आप बोल लो, हमारे भगवान हम मानते हैं, ठीक है ना, बजरंगबली, एक स्टोरी थी कि हनुमान ने उसको निगल लिया था, सूरज को निगल लिया था। तो मान लो मतलब हनुमान का साइज तो बहुत बड़ा होगा, निगल लिया मतलब बहुत बड़ा होगा, तो हनुमान जी आते हैं और पृथ्वी को ऐसा हाथ से रोक लेते हैं तो घूमना रुक जाएगा। तो मतलब अगर पृथ्वी गोल गोल घूम रही है तो वो जिंदगी भर गोल गोल घूमती रहेगी अनलेस एंड अनटिल कोई आके उसको ताकत लगा के रोकना दे। तो हनुमान जी वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो वही चीज है। तो कोई ऑब्जेक्ट रुका है, स्टेशनरी है, तो जिंदगी भर रुका ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। और कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है, चल रहा है, तो वो जिंदगी भर मूव होता रहेगा जब तक कोई ताकत उसको रोक ना ले। तो वही चीज यहां पे बोल रहा है, ठीक है? समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स एंड एक्सेलरेशन और द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है? एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क डन। जहां पे फोर्स आता है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट भी आएगा। यानी फोर्स अगर है, ताकत तो है, ताकत है तो कहीं ना कहीं वो मूवमेंट भी हो रहा है, और मूवमेंट हो रहा है मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं कुछ काम हो रहा है। अगर मान लो कि ये मेरा मार्कर है, ये मार्कर को यहां से मैंने उठाया और यहां पे रख दिया, तो यहां पे 3 चीज लगा। एक तो मेरा फोर्स लगा जो मैंने हाथ से निकाला, ताकत। मार्कर को उठाया तो मतलब उसने अपना पोजीशन को चेंज किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। और उठा के वहां पे रखा तो मैंने क्या किया? कुछ काम किया। तो यहां पे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और वर्क तीनों आपस में मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं, वर्क करते हैं। तो यहां पे एक एग्जांपल है, जैसे यहां पे एक वजन लगा दिया मैंने, एक मस्त वजन दिख रहा है आपको, वेट लगा दिया। यहां पे पुल्ली है, रस्सी बांधा हुआ है, तो यहां से जैसे वेट नीचे जाएगा ये वुडन ब्लॉक इधर सरकेगा, ठीक है? वेट हल्का होगा तो ये नहीं हिलेगा, वेट भारी होगा तो ये इधर हिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी वर्क डन फोर्स के द्वारा, फोर्स के द्वारा कोई भी वर्क डन होता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी, यानी उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है वेट के जरिए। ताकत लग रही है ना, वेट है, वजन है, तो ताकत लग रही है, और उसके वजह से क्या हो रहा है? ये ऑब्जेक्ट जो पहले इधर था, ये ऑब्जेक्ट जो पहले इधर था, अब वो मूव करते करते यहां तक आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि ये अगर नीचे जाएगा, वेट उसको खींचेगा तो ये रस्सी कनेक्टेड है, तो ये ऑब्जेक्ट भी तो इधर सरकेगा, यानी क्या हो रहा है? उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स है, फोर्स इस डायरेक्शन में है तो ये भी इस तरफ मूव होगा, ठीक है? तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है, जैसे गाड़ी का इंजन होता है, हम लोग एक्सेलरेटर दबाते हैं तो गाड़ी आगे जाती है, ठीक है? गाड़ी आगे जा रही है, इसका मतलब क्या है? फोर्स का डायरेक्शन आगे की तरफ है, इसके लिए गाड़ी आगे मूव हो रही है। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो कहने का मतलब यही है कि वर्क डन का मतलब होता है फोर्स अप्लाई होना, फोर्स से डिस्प्लेसमेंट होना। यानी वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द फॉर्मूला, याद रखना। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू F इंटू एस। वर्क डन तब होगा जब फोर्स अप्लाई होगा और उसके वजह से कोई ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज नथिंग बट द वर्क डन। ऐसा यूनिट हमेशा याद रखना। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, यहां पे देखो, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय, ये क्या है? एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर को ही बोला जाता है जूल। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वर्क डन का जो SI यूनिट जो है वो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं होता है जूल, ठीक है? याद रहेगा। तो SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। क्लियर? बहुत ईजी है। तो इस तरीके से आप ये सब चीजें जो है वो याद रख सकते हैं। और CGS सिस्टम में उसको अर्ग बोलते हैं। CGS सिस्टम में जो यूनिट होता है वर्क डन का वो होता है अर्ग। ये भी याद रखना, कभी कभार फिल इन द ब्लैंक में पूछता है। तो SI यूनिट तो जूल है। जूल क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है, याद रखना। और वही जो आपका ये होता है CGS सिस्टम जो होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला सिस्टम, उसमें जो यूनिट होता है वो होता है अर्ग, ERG अर्ग। ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो बस यही था दोस्तों हमारा चैप्टर। इसी के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। और आप देख सकते हो विद इन हाफ एन आवर हम लोग ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। तो मस्त चैप्टर था। उम्मीद करता हूं आपको पढ़ने में काफी मजा आया होगा। तो ऐसे और भी आगे के चैप्टर्स हम लाते रहेंगे। बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहो, प्यार देते रहो। जितना प्यार दोगे उतना आपके लिए हार्डवर्क किया जाएगा दोस्तों।
तो ऐसे ही करते रहो ताकि हम हर बच्चे तक पहुंच सके, गांव गांव तक पहुंच सके और हर बच्चा हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन पढ़ के अच्छे अच्छे परसेंटेज स्कोर कर सके, जो सपना वो देख रहा है आगे बढ़ने का वो अचीव कर सके। ठीक है, जरूर से हमें इस जर्नी में साथ देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, जितना हो सके शेयर करो ताकि हर बच्चे तक पहुंच सके ये वीडियो। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।